तो वी विल स्टार्ट विद बेसिक। तो सबसे फर्स्ट क्या हुआ था, 2013 के बाद एओवी कंपनी में एक रेस स्टार्ट हो गई है। रेस क्या है, बेस्ट मशीन ट्रांसलेशन का मॉडल बिल्ड करना है, राइट। मशीन ट्रांसलेशन का मॉडल बिल्ड करने के लिए जितनी भी कंपनीज थी उस टाइम पे, गूगल, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारे इसमें रेस स्टार्ट हुई थी, जिसमें 2014 में सबसे पहले गूगल ने पेपर रिलीज किया, या फिर गूगल ने एक आर्किटेक्चर रिलीज किया। कौन सा आर्किटेक्चर था वो, तो यहाँ पे लिखते हैं 2000 गूगल रिलीज किया, एनकोडर डिकोडर। ठीक है, तो एनकोडर डिकोडर में क्या हो रहा है, यस, ये भी मशीन ट्रांसलेशन के लिए बिल्ड हुआ था, जिसमें दो मेजर कंपोनेंट है, एक था इनकोडर, दूसरा कंपोनेंट था डिकोडर। इनकोडर का क्या रोल है, सोर्स लैंग्वेज को बेसिकली कॉन्टेक्सचुअल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको, अच्छा, सोर्स लैंग्वेज को कॉन्टेक्सचुअल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे और फिर उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम जो है टारगेट लैंग्वेज को प्रेडिक्ट करते हैं। यस, राइट। तो क्या हो रहा है आपके पास, फर्स्ट एनकोडर था, तो जो भी सोर्स लैंग्वेज है, सोर्स लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा था, राइट। उसको प्रोसेस करेगा, अंडरस्टैंड करेगा एंड एक सिंगल वेक्टर आपको कन्वर्ट करके देता है। देन डिकोडर का क्या रोल है, डिकोडर विल यूज दैट कॉन्टेक्स्ट वेक्टर टू जनरेट टारगेट लैंग्वेज, राइट। जैसे हमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होगा, तो एनकोडर इंग्लिश का जो सीक्वेंस है, इंग्लिश का जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट करेगा एंड डिकोडर उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर से जो आपका हिंदी का सेंटेंस है या फिर हिंदी का जो आपका ये है उसको जनरेट करेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी सॉ। देन उसके बाद स्टिल उसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे उसके अंदर हम एलएसटीएम यूज कर रहे हैं एंड क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में सारी इंफॉर्मेशन हम कॉम्प्रेस कर रहे थे, उसकी वजह से मे भी कुछ इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस है। तो 2015 में आफ्टर 1 ईयर एक जर्मन यूनिवर्सिटी ने एक पेपर लॉन्च किया, दैट इज मतलब एक मैकेनिज्म, दैट इज अटेंशन मैकेनिज्म। तो अटेंशन मैकेनिज्म में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एंड जो ट्रेडिशनल मेथड्स थी उसमें क्या लिमिटेशन था जिसकी वजह से मतलब उससे ये अटेंशन बेटर है। क्या हो रहा था एग्जैक्टली अटेंशन में, क्या है, डायनामिक एम्बेडिंग, स्टैटिक एम्बेडिंग, डायनामिक, राइट। तो प्रीवियसली जब हम लैंग्वेज को प्रोसेस करके वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे थे, वो वेक्टर स्टैटिक वेक्टर था। स्टैटिक वेक्टर मतलब जो ट्रेनिंग डेटा में इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रहती थी। अगर सेम वर्ड किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो आपकी एम्बेडिंग ट्रेनिंग डेटा का जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। बट हम चाहते हैं वो डायनामिकली अपडेट हो। करंटली जो हम सेंटेंस प्रोसेस कर रहे हैं उस सेंटेंस में अगर किसी वर्ड का मीनिंग कुछ और है तो उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपकी एम्बेडिंग चेंज होनी चाहिए, एंड यही क्या कर रहा है, अटेंशन मैकेनिज्म कर रहा था। तो अटेंशन मैकेनिज्म में क्या है, मल्टीपल स्टेप्स थी। कौन सी स्टेप्स है जो हमने देखी थी, सबसे फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जैसे आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा उसको क्या करते हैं, टोकनाइजेशन एंड वेक्टराइजेशन। मतलब टोकनाइज मतलब उसको टोकन्स में स्मॉल पार्ट में उसको स्प्लिट करेंगे, देन उससे वेक्टर क्रिएट करते हैं। एंड ये जो वेक्टर क्रिएट हुए हैं, देन एक वेक्टर के हम 3 डिफरेंट वेक्टर क्रिएट कर रहे थे, वो कैसे कर रहे हैं एंड कौन से वो 3 वेक्टर हैं, यस, कौन से थे, यस, बट क्वेरी की वैल्यू में हम कन्वर्ट कर रहे थे। बट वो कैसे हो रहे थे क्वेरी की वैल्यू में, by multiplying with weights, एग्जैक्टली, राइट। तो आपके पास 3 वेट्स थे, कौन से, WQ, WK एंड WV। तो ये जो वेक्टर क्रिएट हुए थे उसको जब हम WQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेरी वेक्टर बनेगा, जब की WQ के से मल्टीप्लाई करेंगे तो की वेक्टर, WV से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वेक्टर। तो इन तीनों वेक्टर का क्या रोल है, क्वेरी का, की का, मतलब मीनिंग क्या है इनका, वैल्यू का क्या रोल है, query is nothing but the word which you want to capture, and key is nothing but the using that words we are capturing the main word. Value is nothing but the original embedding we can say. Exactly right. जिस वर्ड का आपको मीनिंग कैप्चर करना है दैट वाज क्वेरी, एंड या फिर जो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्वेरी, एंड उसका जो इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए जो सराउंडिंग के वर्ड यूज हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे की। एंड फाइनली वैल्यू क्या होता है, वैल्यू वेक्टर, उसका कब यूज होता है, यस, फाइनली में जब आपको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, राइट। तो ये सब कुछ हो रहा था, तो हमने फर्स्ट क्या किया, जो आपका
सेंटेंस आ रहा था उसको टोकनाइज किया, वेक्टराइज किया, उन वेक्टर को क्वेरी की वैल्यू में कन्वर्ट किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप, व्हाट इज सेकंड स्टेप? मल्टी एडिशन गेट स्कोर बाय यस, गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? क्वेरी वेक्टर इनटू की वेक्टर, राइट। तो जिस वेक्टर का भी मीनिंग आपको कैलकुलेट करना है उसका क्या होगा, कौन सा वेक्टर होगा? क्वेरी की क्वेरी, एंड बाकी के सारे वर्ड के की वेक्टर, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट से आपको जो भी स्कोर मिलेगा उस स्कोर को स्केल कर रहे थे। एंड स्केलिंग के लिए कैसे स्केलिंग कर रहे हैं? स्कोर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन के, स्कोर डिवाइड बाय स्कोर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ के, स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ की वेक्टर, राइट। की का जो भी डायमेंशन है उससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। वो करने की क्या जरूरत थी? व्हाई वी आर स्केलिंग? So can you reshare your screen? I think it gets स्क्रीन स्टक हो गई क्या? नहीं सर। ठीक है, एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्यों हम स्केलिंग कर रहे थे? स्केलिंग की क्या जरूरत है? तो वो अनस्टेबल, यस, सॉफ्टमैक्स अनस्टेबल हो सकता है, उसके लिए स्केलिंग करें। तो स्केलिंग करने के बाद जो डॉट प्रोडक्ट का स्कोर है उसे कहाँ पे पास कर रहे हैं? सॉफ्टमैक्स मैक्स में, सॉफ्टमैक्स में। सॉफ्टमैक्स आउटपुट में देगा आपको प्रोबेबिलिटीज, एंड ये प्रोबेबिलिटीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यस, attention of the words present in that sentence. एग्जैक्टली, राइट। तो इसे कंसिडर आपको फर्स्ट वर्ड का मीनिंग कैलकुलेट करना है तो आपको सेकंड वर्ड के साथ कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी, थर्ड वर्ड के साथ, फोर्थ वर्ड के साथ। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इस फर्स्ट वर्ड पे सेकंड वर्ड कितना इंफ्लुएंस डाल रहा है, थर्ड वर्ड कितना इंफ्लुएंस डाल रहा है, फोर्थ वर्ड कितना इंफ्लुएंस डाल रहा है, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। एंड देन फाइनली क्या करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी मिली है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ यस वैल्यू वेक्टर वैल्यू वेक्टर, एंड उन सबका एडिशन करेंगे जिससे आपको कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेप है, स्टेजेस थी अटेंशन मैकेनिज्म में, हमने देखा था। देन हमने ये भी देखा था अटेंशन मैकेनिज्म जो होता है उसके दो टाइप होते हैं। कौन से? सिंगल लाइन क्रॉस। सिंगल को कुछ और नेम दिया था हमने, नेम क्या था उसका? सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन, अटेंशन। क्या डिफरेंस है सेल्फ एंड क्रॉस में? Self attention will only work only on the one particular sentence, whereas cross attention will work on two different things, two different opposite things we can say. या टू डिफरेंट सेंटेंसेस ऐसे बोलेंगे, राइट। दो सेंटेंसेस के ऊपर जो कैलकुलेट हो रहा है दैट इज क्रॉस अटेंशन, एक सिंगल सेंटेंस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज सेल्फ अटेंशन। तो ये भी देखा हमने। दिन देखा था मल्टी हेड अटेंशन, पहले उसकी जरूरत क्या है एंड वो कैसे वर्क हो रहा है, व्हाई वी नीड मल्टी हेड अटेंशन। नेचुरल लैंग्वेज समझना बहुत मेंटेन द ओरिजिनलिटी और क्या होता है लैंग्वेज में? कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, लाइक उनका ग्रामर, सिंटैक्स, अभी मीनिंग, बहुत सारी चीजें होती है जिसको समझने के लिए मल्टीपल टाइम्स हमें अटेंशन मैकेनिज्म को वर्क कराना पड़ता है। तो सपोज हमने 4 टाइम्स अगर अटेंशन मैकेनिज्म रन किया तो वो उसको हम 4 हेड या मल्टी हेड इसी तरह। एग्जैक्टली, राइट। तो ये जो अटेंशन की स्टेज देखी थी वही हम मल्टीपल टाइम्स रन कर रहे हैं। व्हाई वी आर रनिंग मल्टीपल टाइम्स? क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ एक कोई चीज से अंडरस्टैंड नहीं हो सकती, उसके लिए मीनिंग चाहिए, सिंटैक्स चाहिए, ग्रामर चाहिए, राइट, और बहुत सारी चीजें चाहिए हो सकती है। एंड एक बार सिंगल टाइम ये अटेंशन कैलकुलेट करने से सारी कॉम्प्लेक्सिटी कैप्चर नहीं होगी, फॉर दैट उसी सेम अटेंशन को हम मल्टीपल टाइम्स रन कर रहे हैं। बट अगर इनपुट सेम दे रहे, प्रोसेस भी सेम कर रहे हैं, तो ये एवरी हेड डिफरेंट थिंग्स कैसे कैप्चर कर रहा है, सेम थिंग कैप्चर क्यों नहीं करेगा? यस, Because every times the weight initialization will be different. यस, वेट्स आर डिफरेंट। तो जो WQ, WK एंड WV है एवरी हेड के लिए डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हमने मल्टी अटेंशन देखा। तो ये सारी चीजें क्लियर है सबको? ये हम इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपको आगे लगने वाले, राइट। ट्रांसफॉर्मर में अटेंशन है, आगे जाके हम देखेंगे वहां पे सेल्फ अटेंशन, क्रॉस अटेंशन, दोनों टाइप ऑफ अटेंशन यूज हो रहे हैं। तो ये सब सारी चीजों को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए सब कुछ हमने रिवाइज किया है। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट जब क्लास के स्टार्टिंग में कहा था, ये जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ तो आपको अटेंटिवली उसका आंसर देने का ट्राई करना है। इवन आपको पॉसिबल नहीं है माइक ऑन करना, तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए, आप खुद के मन में उसका आंसर दे रहे हैं।
ठीक है। एंड अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको समझ में लेना है कि आपको मे बी आपको मेमोराइज नहीं हुआ था या फिर वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हुई है, जो भी कुछ हुआ है। और अगर कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हुई है या ध्यान नहीं रहा है, आपको वहीं पे क्लियर करके लेना है। जैसे मैंने कहा था, अभी स्टिल मैं रिमाइंड करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो अटेंशन है, ट्रांसफॉर्मर है, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने देखा था। बट क्या हुआ देन 2017 में गूगल ने देखा कि आपको ये करने के लिए इन दो आर्किटेक्चर को हम कंबाइन कर सकते हैं, एनकोडर डिकोडर एंड अटेंशन मैकेनिज्म को हम कंबाइन करेंगे, एंड दैट इज व्हाट दे डिड। एंड उससे उन्होंने न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर बिल्ड किया, दैट इज ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में एनकोडर डिकोडर अटेंशन मैकेनिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमने वही ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर देखना स्टार्ट किया था। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में क्या होता है, अगर आप इसका बिग पिक्चर देखें तो ये इसमें भी दो पार्ट्स है। कौन से दो पार्ट्स हैं एंड उनका क्या रोल है? यस, व्हाट इज दिस फर्स्ट पार्ट कॉल्ड, दिस लेफ्ट पार्ट? एनकोडर। इनपुट ये एनकोडर है। एंड ये वाला जो पार्ट है डिकोडर। इट इज अ डिकोडर। तो आपके पास एनकोडर है, आपके पास डिकोडर है, एंड इनका क्या रोल है, एनकोडर का एंड डिकोडर का? Encoder will convert the source language into contextual vectors, whereas decoder will convert that vector into the human understandable language. यस एग्जैक्टली। तो हमने यहाँ पे लिखा था टास्क आपका मशीन ट्रांसलेशन है, राइट? आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, इसलिए हमने एक एग्जांपल लिया था, वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर। ये इंग्लिश सेंटेंस है, इस इंग्लिश सेंटेंस को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं, राइट? तो इसमें एनकोडर का क्या रोल है? जो आपकी सोर्स लैंग्वेज है, इस केस में सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करेगा, प्रोसेस करेगा, राइट? एंड देन डिकोडर क्या करता है, जो टारगेट लैंग्वेज है उस टारगेट लैंग्वेज मतलब यहाँ पे इस केस में हिंदी को जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था फॉर एनकोडर डिकोडर का क्या रोल है। देन हमने कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स है वो देखना स्टार्ट किया था। तो एनकोडर में क्या है, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट्स। क्या है ये इनपुट्स, इसमें क्या क्या होता है एंड इनपुट हम कैसे पास करें। जैसे एनकोडर के लिए इनपुट क्या होगा, जो आपका सोर्स लैंग्वेज है, इस केस में इंग्लिश का आपका सेंटेंस वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, तो ये आ गया वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर। तो क्या होगा इनपुट्स में यहाँ पे? Firstly, tokenize and vectorize. नो, यहाँ पे वेक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, टोकनाइज करेंगे, इनपुट आईडीज में कन्वर्ट कर रहे थे। सो इनपुट आईडीज एंड वेक्टर्स या फिर एम्बेडिंग, क्या डिफरेंस होता है? input IDs is like unit IDs Mhm. and vector is calculated for each kind of word. यस, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इनपुट आईडी मतलब एक वर्ड के लिए एक सिंगल नंबर है, राइट? बट वेक्टर में क्या है, उसमें एरे ऑफ नंबर मिलेगा आपको एक वेक्टर के लिए, एंड वेक्टर में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैप्चर हो रहा है। इनपुट आईडी में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैप्चर होता है क्या? No. नो। ठीक है, तो इनपुट आईडी बेसिकली क्या है, हर एक वर्ड को जस्ट एक यूनिक आईडी असाइन किया है। जैसे पर्सन को हम नेम देते हैं, एक पर्सन का एक नेम हो गया, राइट? सो दैट उस पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेम वे में, या फिर स्टूडेंट को रोल नंबर्स दिए जाते हैं, क्या होगा, हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है। सेम वे में हर एक वर्ड को एक यूनिक इनपुट आईडी दी जा रही है। ऐसे कंसिडर कीजिए, इनपुट आईडी मतलब क्या है, रोल नंबर है हर एक वर्ड का। ठीक है, तो इनपुट्स में क्या हो रहा है, जो भी आपका सेंटेंस है, सेंटेंस को टोकनाइज करेंगे एंड देन उसको रिप्लेस करेंगे विद इनपुट आईडीज। तो हमने एनएलपी के प्रोजेक्ट में देखा था, अगर आपको टेक्स्ट को इनपुट आईडी में कन्वर्ट करना है तो टोकनाइजर का एक मेथड थी। टोकनाइजर की कौन सी मेथड है? टोकनाइजर डॉट Text to sequence. Text to sequence. यस यस, राइट? तो यहाँ पे वही मेथड का यूज हो रहा है। हम क्या करेंगे, इनपुट आईडीज में टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद विल मूव ऑन हियर इनपुट एम्बेडिंग है। व्हाट इज दिस इनपुट एम्बेडिंग? Converting this ID into the vector. एग्जैक्टली राइट। तो अभी क्या करेंगे, जो आपको यूनिक आईडी मिली है, हर एक आईडी का एक वेक्टर बिल्ड होगा। वेक्टर मतलब एरे ऑफ नंबर, एंड ये वेक्टर बिल्ड करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? Open embedding. एम्बेडिंग Embedding layer. एम्बेडिंग लेयर, जो हमने एलएसटीएम के साथ एम्बेडिंग लेयर यूज की थी। ठीक है, तो एम्बेडिंग लेयर का यूज होगा इनपुट एम्बेडिंग कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एंड ओरिजिनल पेपर में इस वेक्टर का या फिर इस एम्बेडिंग का क्या डायमेंशन था?
512 512 यस, हाई इटरेट, ठीक है। देन उसके बाद इनपुट एम्बेडिंग के बाद यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है। व्हाट इज दिस? पोजिशनल एनकोडिंग। क्या है ये? क्या जरूरत है इसकी? to consider order of एग्जैक्टली राइट। तो ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रही थी, जैसे हमने देखा हम सिर्फ वर्ड या फिर आपके टोकन पास कर रहे हैं, एंड टोकन में ऑर्डर नहीं होती, एंड लैंग्वेज में ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एग्जांपल देखा था, इंडिया बिट्स न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड बिट्स इंडिया, राइट। तीनों में वर्ड सेम है बट मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। व्हाई मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ ऑर्डर, राइट, वर्ड की ऑर्डर चेंज हुई थी। तो हमें यहाँ पे भी अगर लैंग्वेज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो उसके ऑर्डर को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड फर्स्ट आ रहा है, कौन सा वर्ड सेकंड आ रहा है, राइट, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए पोजिशनल एनकोडिंग कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली कैसे ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, क्या करेगा ये? यस, positional vector what position vector position यस, मतलब हर एक पोजीशन का एक वेक्टर बिल्ड करेगा। जैसे फर्स्ट पोजीशन का एक वेक्टर होगा, सेकंड पोजीशन का एक वेक्टर, तो जितनी पोजीशन के वेक्टर चाहिए उतने पोजीशन के वेक्टर्स हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे? then the 5 phase thing multi-head attention. मल्टी ऑपरेशन क्रॉस करके पहले हर एक एक आपका पोजीशन का वेक्टर बिल्ड हो गया, उस वेक्टर का क्या करेंगे? addition input embedding यस, सो जो इनपुट एनकोडिंग, इनपुट एम्बेडिंग से आपको जो वेक्टर मिला, राइट। जैसे आपको कंसीडर वी, आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, इसमें वी वर्ड का जो वेक्टर है उसमें फर्स्ट पोजीशन का वेक्टर ऐड करेंगे, देन आर में सेकंड पोजीशन का वेक्टर ऐड करेंगे, लर्निंग में थर्ड पोजीशन का, ट्रांसफॉर्मर में फोर्थ पोजीशन का। इस तरीके से क्या होगा, जिस पोजीशन पे भी वो पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है उस वर्ड में उस पोजीशन का वेक्टर ऐड करेंगे, जिससे कौन सा वर्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है ये मेंटेन होगा, ठीक है। आफ्टर दिस ये क्या होगा, पोजीशनल एनकोडिंग के बाद हमने क्या किया, एम्बेडिंग में पोजीशन का वेक्टर ऐड कर दिया, देन वी आर मूविंग इनटू एनकोडर पार्ट। एक्चुअली यहाँ पे इसको एनकोडर नहीं बोलते, ये इनपुट का पार्ट है। तो एनकोडर का मेन पार्ट क्या है, यहाँ पे दिस वन, ठीक है। एंड सेम फॉर डिकोडर, डिकोडर का मेन पार्ट कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे ही हम एनकोडर में जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है मल्टी हेड अटेंशन, एंड यहाँ पे एक के थ्री रोज हो थी एरोज हो रहे, क्या ये थ्री एरोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? query keys and क्वेरी की वैल्यू, ठीक है। एक सिंगल वेक्टर के क्वेरी की वैल्यू बन गए मल्टी हेड अटेंशन में चले गए। हमने देखा था व्हाट इज मल्टी हेड अटेंशन, to understand the word meaning syntax references एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग कैप्चर होगा, ग्रामर कैप्चर होगा, मतलब वो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो भी टेंस वगैरह होता है, राइट। देन इज मतलब ही है, शी है, इट, दे, जो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं वो अंडरस्टैंड होगा, जो भी ग्रामेटिकल रूल्स है। देन सिंटैक्स, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड होगी लैंग्वेज की। देन यहाँ पे उसके आगे ऐड एंड नॉन। व्हाट इज दिस ऐड एंड नॉन? जो हम लोग इनपुट पास करेंगे और जो मल्टी हेड अटेंशन से आउटपुट निकलेगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड होता है। उसे क्या कहेंगे? यस, उसे क्या कहेंगे हम? Actually, we don't want to lose any information from the input, so that's why we are saving those things in the add. यस, वो हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं ये तो समझ में आ गया, बट उसको एक नेम था, residual connection रेजिडुअल कनेक्शन, ठीक है। ऐड मतलब रेजिडुअल कनेक्शन, जिसमें प्रीवियस कंपोनेंट का आउटपुट में उस कंपोनेंट का इनपुट ऐड कर रहा है, ठीक है। देन नॉर्म क्या है, ऐड का तो हो गया, देन नॉर्म normalizing the layers नॉर्मलाइजेशन का नाम, इसका पर्टिकुलर नेम है, नॉर्मलाइजेशन करेक्ट है, लेयर नॉर्मलाइजेशन। यस, ये लेयर नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेजिडुअल कनेक्शन एंड लेयर नॉर्मलाइजेशन क्या है, एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस लेयर नॉर्मलाइजेशन में क्या कर रहे हैं? scaling Scaling with each neuron. आउटपुट ऑफ ईच लेयर, ठीक है। हर एक लेयर का जो आउटपुट आ रहा है उसमें स्केलिंग करेंगे। तो यहाँ तक हमने आई थिंक यस्टरडे देखा था, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट? क्योंकि यही पार्ट, यही आपको मोस्ट प्रोबेबली आगे यूज होगा, क्योंकि आप आगे भी देखोगे तो क्या है, मल्टी हेड अटेंशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है मल्टी हेड अटेंशन, यहाँ पे भी मल्टी हेड अटेंशन है, ठीक है। ऐड एंड नॉन देखोगे, यहाँ पे ऐड एंड नॉन, यहाँ पे ऐड एंड नॉन, यहाँ पे ऐड एंड नॉन, तो इतना पार्ट समझ में आ गया आपको, मोस्ट ऑफ द चीजें समझ में आएगी। इसलिए ये सारी चीजें डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ क्लियर है, इसमें छोटा सा भी किसी को कुछ डाउट है?
सर पोजीशन और एन्कोडिंग में वेक्टर कैसे डिसाइड करना है? हाँ वो देखेंगे हम, उसमें कुछ मेथड्स होती है, 2-3 मेथड्स हैं। सिनुसाइडल फंक्शन होता है, रोटरी मतलब मेथड होती है, देन लर्न भी होता है। सो ऐसे डिफरेंट मेथड है, वो मेथड्स हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। मतलब वो जो वेक्टर बिल्ड करना है आपको पोजीशन 1 पोजीशन 2 का, उसकी मेथड्स है। ऑलराइट, ये चीजें क्लियर है सब कुछ। ऐड एंड नॉर्म हो गया। देन नाउ ऐड एंड नॉर्म के बाद नेक्स्ट क्या है? फीड फॉरवर्ड। तो क्या होता है फीड फॉरवर्ड? कहीं पे सुना हुआ लग रहा है क्या? Yes. नेटवर्क Neural network. Feed forward. न्यूरल नेटवर्क, फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, या फिर उसको एक कौन सा न्यूरल नेटवर्क जिसको हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बोल रहे थे? Artificial neural network. ANN. ANN ANN इज अ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। व्हाई फीड फॉरवर्ड? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आउटपुट। adding weight and biases in the parallel direction. यस, सो आउटपुट क्या हो रहा है, ये इनपुट से आउटपुट में मूव कर रहा है। बट आरएनएन में क्या होता है, अगेन आउटपुट से ऐसे रिकरेंटली वगैरह आ रहा था, बट एएनएन में ऐसे नहीं होता, इसलिए उसको फीड फॉरवर्ड कहा जाता है। एंड टेंसर फ्लो में कौन सी लेयर थी फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बिल्ड करने के लिए? Hence, डेंस। Hidden to dense. डेंस लेयर, उसको डेंस लेयर कहा था, ये वही लेयर है। एक सिंगल डेंस लेयर यहाँ पे ऐड होती है। तो क्या होता है, यहाँ पे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एम्बेडिंग में कुछ इंफॉर्मेशन कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे पोजीशन की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं, देन मल्टी अटेंशन में सारी चीजें कैप्चर कर रहे हैं, देन ऐड एंड नॉर्म में भी बहुत सारी चीजें हो रही है। बट स्टिल क्या हो सकता है, कुछ जो नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन है स्टिल मतलब कैप्चर नहीं होगी। मतलब जो लैंग्वेज को आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन कैप्चर करना था वो अभी भी नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियस लेयर में कैप्चर नहीं हुई है, एंड स्पेसिफिकली नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन, तो ये क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू कैप्चर नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन। एनी नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं, इंफॉर्मेशन दैट इज, या फिर दैट माइट नॉट बी कैप्चर्ड बाय प्रीवियस कंपोनेंट। मतलब समझ में आ रहा है, दैट इज नॉट कैप्चर्ड बाय जस्ट ऐसे लिखते प्रीवियस कंपोनेंट्स। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अगर कुछ इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियस कंपोनेंट कैप्चर नहीं कर पा रहे, उसके लिए सिंपली हम ये यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, जो आपका फीड फॉरवर्ड लेयर है, मतलब जो डेंस लेयर, जिसको हमने डेंस लेयर कहा था इन एएनएन, इन टेंसरफ्लो, दैट लेयर का, उस लेयर का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे क्या लगता है, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज होना चाहिए या फिर हमें करना चाहिए? ReLU. यस, तो इसमें भी रेलो ही यूज होता है। ऑलराइट, तो फीड फॉरवर्ड इतना ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। ये क्लियर है क्या? So it means if any of the information is missed, we will capture it in this feed forward, or यस, as remove unwanted information. नो नो नो, रिमूव नहीं कर रहे, रिमूव नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, जैसे अभी आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, तो उसमें आपने ग्रामर देखा, ही शी इट, ये सारी चीजें कैप्चर की। स्टिल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए और कुछ है, जैसे आपने पंक्चुएशन से कैप्चर नहीं किया। जैसे क्या होता है, आपने अगर क्वेश्चन मार्क दिया सेंटेंस के एंड में, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया, या फिर डॉट दिया, उसके अकॉर्डिंगली मीनिंग चेंज होता है। कंसीडर ये इंफॉर्मेशन प्रीवियसली किसी भी कंपोनेंट ने कैप्चर नहीं की है, तो वो इंफॉर्मेशन जो प्रीवियस कंपोनेंट कैप्चर नहीं कर पाए हैं, बट आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये फीड फॉरवर्ड कैप्चर करता है। Okay. बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है, जस्ट इतना पता है ये कंपोनेंट कुछ इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं, दूसरा कुछ कर रहा है, ऐसे सारे कंपोनेंट आपके उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, या ये फीड फॉरवर्ड हो गया। देन आफ्टर फीड फॉरवर्ड देयर इज ऐड एंड नॉर्म। तो क्या होता होगा इस ऐड एंड नॉर्म में? फीड फॉरवर्ड में जो इनपुट जा रहा है इसको improve करता हूँ. उसको उसमें ऐड करेंगे, एंड देन उसको नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ तक क्या हुआ, आपका एनकोडर कंप्लीट है, एंड आपको एनकोडर का आउटपुट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा एनकोडर का? कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर ऑफ ईच टोकन। तो हमने इनपुट में कितने टोकन पास किए थे? I want to. वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, राइट। आउटपुट ऑफ एनकोडर, तो क्या होगा आउटपुट ऑफ एनकोडर? कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर ऑफ
वेक्टर ऑफ ईच टोकन। तो हमने कितने टोकन पास किए थे? वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर से 4 टोकन पास किए थे। वी पास किया था, आर पास किया था, लर्निंग ट्रांसफॉर्मर ये पास किया था। इसे आपके पास टोटल 4 वेक्टर्स आपने मतलब 4 इनपुट पास किया था, राइट? तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा? इसके 4 आउटपुट, जैसे इसको बोलेंगे हम V1, इसको आगे बोलेंगे V2, इसे बोलेंगे V3 एंड इसको बोलेंगे V4। तो ये क्या है? V1 V2 V3 V4 कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर ऑफ दीज 4 इनपुट टोकन्स। एंड इसमें क्या है? V को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसका, हो सकता है टेंस, जेंडर और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सिंटैक्स, जो भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। V2 में क्या है? R को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए लर्निंग की एंड ट्रांसफॉर्मर की। तो ये V1 V2 V3 V4 क्या है? कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर ऑफ ईच टोकन, जिसमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, मीनिंग वगैरह सब कुछ कैप्चर हुआ है। तो ये एनकोडर का पार्ट सारा क्लियर है क्या? इसमें किसी को कुछ डाउट? सर हमको ये पता है कि फीड फॉरवर्ड वर्क्स फॉर टेबुलर डाटा। राइट, यहाँ पे सर वो कैसे फीड फॉरवर्ड को जा रहा है थोड़ा सा? राइट राइट। तो यहाँ पे इंस्टेंट मतलब टैबुलर डेटा मतलब न्यूमेरिकल डेटा इसे बोल रहे हैं, राइट? जहाँ पे नंबर्स है। तो यहाँ पे जो आपका वेक्टर है इसमें इनपुट क्या आ रहा है? फीड फॉरवर्ड को वेक्टर ही आ रहा है क्या यहाँ से? ये V1 ये सब कुछ, तो वेक्टर भी नंबर्स है क्या? Yes. राइट। तो ये क्या हो रहा है? उन नंबर्स को फीड फॉरवर्ड प्रोसेस करेगा, ठीक है? ऑलराइट, क्लियर है एनकोडर का सारा पार्ट। एनकोडर में फ्रॉम इनपुट से लेके कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर, एनकोडर में आपने क्या किया है? लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया है। वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, ये जो सेंटेंस था, तो इसमें वी का क्या मीनिंग है, आर क्या है, लर्निंग क्या है, ट्रांसफॉर्मर मींस क्या हो सकता है? ये जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मर भी होते हैं जो मूवी में होते हैं, कार्स वगैरह होती है जिनका रोबोट्स कुछ बन जाते हैं, राइट? तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? ये सारी चीजें कैप्चर हो रही है। तो आपकी लैंग्वेज मतलब जो इनपुट लैंग्वेज है या फिर सोर्स लैंग्वेज है उसको आपने कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया है यहाँ तक। क्लियर है ये? सर फीड फॉरवर्ड इसमें सर आउटपुट लेयर में सॉफ्टनेस यूज हो रहा है। नो, व्हाई यहाँ पे सॉफ्टनेस क्यों? प्रोबेबिलिटी नो, हम प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पे जस्ट एक डेंस लेयर है, उसके बाद एक डेंस लेयर, इनपुट मतलब हिडन हिडन लेयर है, इतना ही है। आउटपुट लेयर है ही नहीं, ठीक है? मूवी में ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं मतलब? सॉरी, मूवी में ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं मतलब? एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर नाम की एक मूवी है, उसमें कुछ रोबोट्स वगैरह उस टाइप का है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है एग्जैक्टली कौन सा है? वो मूवी वाला ट्रांसफॉर्मर है या जो एनएलपी वाला ट्रांसफॉर्मर है? ये भी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, क्लियर है सब कुछ? नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिकोडर। तो डिकोडर का क्या रोल है? यस, हमने देखा था यहाँ पे ऊपर एनकोडर का रोल तो कंप्लीट हो चुका है अभी। नाउ डिकोडर का रोल बाकी है। एनकोडर में क्या था? सोर्स लैंग्वेज को प्रोसेस करना, जो कि हमने सोर्स लैंग्वेज को प्रोसेस किया, अंडरस्टैंड किया। नाउ आपको क्या करना है? टारगेट लैंग्वेज को जनरेट करना है। तो टारगेट लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। हिंदी। तो आपको ये आउटपुट जनरेट करना है। हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं ये, एंड आपको जनरेट करना है अभी दिस वन, हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं। तो ये जनरेट कैसे करेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये जो डिकोडर है इट वर्क एटो रिग्रेसिवली। एटो रिग्रेसिव मतलब क्या होता है? अगर किसी ने टाइम सीरीज वगैरह पे काम किया है पता होगा आपको क्या होता है एटो रिग्रेसिव का मतलब है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो आउटपुट जनरेट करने वाला है, ये आपका आउटपुट क्या है यहाँ पे डिकोडर से? दिस वन, राइट? हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं। तो ये आउटपुट कैसे जनरेट करता है? 1 टोकन एट अ टाइम, मतलब ये होल सेंटेंस एक साथ जनरेट नहीं करेगा। हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं ऐसे जनरेट नहीं करता। ये क्या करेगा? पहले सिर्फ एक टोकन करेगा, हम करेगा, देन उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, देन सीख, देन रहे, देन है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर रहा है? इट जनरेट्स आउटपुट 1 टोकन एट अ टाइम, ऐसे लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या ये कैसे जनरेट कर रहा है?
आउटपुट 1 टोकन एट अ टाइम, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप का आउटपुट है, वेयर आउटपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेप इज डिपेंड ऑन इज यूज्ड एज इनपुट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ऐसे भी बोल सकते हैं, इज डिपेंड ऑन, ऐसे इज डिपेंड ऑन प्रीवियस आउटपुट। इसका क्या मीनिंग है, तो पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड जनरेट हुआ है, कंसिडर हम की जगह पे कुछ और जनरेट हुआ, ठीक है, मैं जनरेट हुआ, तो इसके आगे का जो भी आउटपुट आने वाला है ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो मैं सीख रहे हैं ऐसे होगा क्या, मे बी रहा हो सकता है, राइट। तो क्या है, जो प्रीवियस आउटपुट है, जैसे हम के ऊपर ये सारा आउटपुट भी डिपेंड रहेगा। हम ट्रांसफॉर्मर जनरेट किया तो ये सारा आउटपुट ये रहेगा। तो इसका क्या मीनिंग है, समझ में आ रहा है, ऑटो रेगुलेशन का क्या मतलब है, ये क्लियर है क्या पहले, यस, ठीक है। तो ये हो कैसे रहा है पहले हम देखते हैं, हम ये देखेंगे। एंड जैसे कि हमने कहा था, इवन हियर आल्सो जो भी आपका आउटपुट जनरेट करना है, आपको आउटपुट जनरेट क्या करना है, दिस वन, हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग में एंड इसके एंडिंग में कुछ टोकन ऐड कर देते हैं। कौन सा टोकन ऐड किया था हमने, यस समझिए। यस, तो यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में वो टोकन ई ओ एस, मतलब एंड ऑफ सीक्वेंस या फिर एंड ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे होगा एस ओ एस, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस। तो ये कैसे जनरेट करेगा, पहले ये देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 1 टोकन एट अ टाइम जनरेट कर रहा है, मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आपकी टाइम स्टेप, एंड देन उसके बाद उस टाइम स्टेप के लिए डिकोडर को क्या इनपुट रहेगा, इनपुट टू डिकोडर, एंड उस इनपुट से डिकोडर क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है, आउटपुट ऑफ डिकोडर, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विथ एट टी इक्वल टू 0, मतलब टाइम स्टेप 0 के लिए एकदम स्टार्टिंग में क्या होगा, इनपुट क्या होगा, जैसे अभी आपको जनरेशन स्टार्ट करना है, अभी आपके पास कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन, नो, तो ऑलवेज फर्स्ट टाइम स्टेप पे या फिर 0 टाइम स्टेप पे इन्फॉर्मेशन इनपुट रहेगा एसओएस, ठीक है। तो एसओएस के बाद ये क्या करेगा, मतलब एसओएस देखेगा, एंड जो आपने ये एनकोडर से जनरेट किया था उन दोनों से ये नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करेगा। तो नेक्स्ट टोकन क्या होना चाहिए इस सेंटेंस का, हम, ठीक है। देन एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 क्या रहेगा, इसका प्रीवियस जो भी था, तो प्रीवियस क्या क्या मिला है आपको, यस ओ यस, एंड हम यहाँ पे पास करना, तो ये आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर। देन उसके बाद टाइम स्टेप 2 के लिए t इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, इनपुट में क्या पास करेंगे, ट्रांसफॉर्मर, एंड आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, सीख, सीख। देन एट t इक्वल टू 3 क्या मिलना चाहिए, हम ट्रांसफॉर्मर सीख आउटपुट रहे, यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे एंड आउटपुट 5, एंड देन फाइनली एट t इक्वल टू 5 क्या होना चाहिए, हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं एंड आउटपुट में जनरेट करना चाहिए ईओएस। तो ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलती रहेगी, जब तक आपका डिकोडर ये ईओएस जनरेट नहीं करता। जैसे ये ईओएस जनरेट करेगा ये स्टेप स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, इसमें इंस्टेड ऑफ ईओएस कुछ और जनरेट किया तो क्या होगा, वो एज ए इनपुट हम पास करेंगे, देन कुछ और जनरेट करेगा, तो ये जनरेशन चलता ही रहेगा। तो ये आइडिया आ रही है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, यस। और एट ईच टाइम स्टेप ये सारी स्टेप्स कैसे हो रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे जो लिखा है वेयर आउटपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेप इज डिपेंड ऑन प्रीवियस आउटपुट, मतलब यहाँ पे कंसिडर, यहाँ पे आपके मॉडल ने इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्मर कुछ और दे दिया है, हम क्या है मशीन लर्निंग दे दिया, या फिर हम मशीन लर्निंग दे दिया, ठीक है, हम एमएल। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मर की जगह पे क्या पास करना पड़ेगा आपको, हम एमएल, राइट। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वही आउटपुट यहाँ पे होना चाहिए, एंड ये होगा फॉर इन्फ्रेंस। बट ट्रेनिंग के टाइम पे आपको पता है क्या एक्चुअल में करेक्ट क्या होना चाहिए, इवन तो आपके इसने रॉन्ग आउटपुट जनरेट किया है, यस
तो उसको क्या बोलते हैं, एक नेम लिया था हमने उस स्टेप को, Teacher person. टीचर कोचिंग। तो यहाँ पे भी ट्रेनिंग के टाइम पे, सिर्फ ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या होगा, टीचर कोचिंग इज अप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे भी टीचर कोचिंग अप्लाई होगी। समझ में आ रही है? ऑलराइट, तो ये जो हो रहा है एग्जैक्टली हमने ये तो देखा, इनपुट ये होगा, आउटपुट ये होगा, इनपुट ये होगा, आउटपुट ये होगा, बट इस इनपुट से ये आउटपुट लाने तक बहुत सारे स्टेप है बीच में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं जो आपका ये है, एंड देन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये स्टेप जो भी है बीच में, ये सारे स्टेप आपने देखा, आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमने आउटपुट दिया है। वाई आउटपुट? इनपुट ऐसा कुछ नहीं लिखा है, आउटपुट क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे, यस यस बोलिए। सर क्योंकि ये ट्रांसलेशन का केस है। हाँ हाँ, तो ट्रांसलेशन, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे जो इनपुट पास कर रहे हैं, तो इनपुट क्या जा रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे जैसे ये हम, ये जो हम है, ये हम क्या है, प्रीवियस टाइम स्टेप का आउटपुट है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या पास हो रहा है, जो प्रीवियस टाइम स्टेप में आउटपुट मिला था वो यहाँ पे एज ए इनपुट जा रहा है, राइट। अगेन आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे इनपुट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये आउटपुट है। ये आउटपुट क्यों है, समझ में आ रहा है क्या? एंड यहाँ पे एक और चीज हमने लिखी है, आउटपुट्स क्या है इसके नीचे, शिफ्टेड राइट। तो इसका क्या मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। आउटपुट शिफ्टेड राइट्स क्या है वो समझ लेते हैं डिकोडर में। तो यहाँ पे आपको देखना है आउटपुट शिफ्टेड राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, आउटपुट पास करना है। आउटपुट क्या है आपका, जो भी आपका लेवल है, लेवल मतलब जो आपका हम ट्रांसफार्मर सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम जैसे आपका इनपुट में हो रहा था, इनपुट में हम क्या क्या कर रहे थे, उसे टोकनाइज कर रहे थे एंड देन कन्वर्ट कर रहे थे। यस, इसमें कन्वर्ट हो रहा था इनपुट्स में, इनपुट आईडी, राइट। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे आपको लेवल होगा, क्या है आपका लेवल, हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं, ठीक है। जस्ट एक बार याद रखना, हमें सिर्फ ट्रेनिंग के लिए देख रहे हैं। इनफरेंस के टाइम पे लेवल होगा क्या, यस ये होगा इनफरेंस के टाइम पे, या फिर प्रेडिक्शन के टाइम पे नो। अभी के लिए ये जो ट्रेनिंग में कैसे वर्क होता है सिर्फ वो देख रहे हैं, इनफरेंस का भी हम आगे देखेंगे, बट ये जो भी देख रहे हैं हम सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पे देख रहे हैं। तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपके पास लेवल प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उन लेवल को टोकनाइज करेंगे। तो टोकनाइज में क्या आएगा, ऐसा होगा क्या, हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं, ठीक है। देन ये जो शिफ्टेड राइट है इसका क्या मतलब है ये हम समझेंगे। तो हम इस टोकन में कुछ ऐड कर रहे थे, जो स्पेशल टोकन है कौन से थे, EOS EOS एंड SOS एंड EOS एंड यूएस। तो जब आप ये एसओएस एंड यूएस ऐड कर रहे हो तो ये जो है वो राइट में शिफ्ट हो रहा है क्या, इफ यू नोटिस यहाँ पे हम का इंडेक्स क्या है, 0, बट आप स्पेशल टोकन ऐड करने पर क्या हुआ है, ये राइट में शिफ्ट हुआ है एंड हम बनाए सेम एवरी टोकन का ऐसे हुआ है एक, और राइट में शिफ्ट हुए सबके सब, यस। तो यहाँ पे आउटपुट शिफ्टेड राइट, तो इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जितने भी आपके पास टोकन्स है सारे टोकन्स को इनपुट आईडी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, ये इनपुट आईडी में कन्वर्ट होंगे, या फिर इनको हम आउटपुट आईडी भी बोल सकते हैं एक्चुअली, बट ठीक है। तो ये एसओएस का एक इनपुट आईडी बना, हम का बना, ट्रांसफार्मर का सीख रहे, देन जस्ट रैंडमली ले रहा हूं मैं, राइट, एंड देन 1 फॉर ईओएस, ठीक है। तो ये इनपुट आईडीज क्रिएट हुई। तो ये आउटपुट में क्लियर है, यहाँ पे क्या हुआ इस स्टेप पे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, आउटपुट एम्बेड, क्या होता होगा यहाँ पे, जो आपकी इनपुट आईडी है, यस, उसके वेक्टर उसके ठीक है। तो आपके पास जितनी भी इनपुट आईडीज थी हर किसी का एक वेक्टर बिल्ड होगा। देन वेक्टर बिल्ड होने के बाद यहाँ पे है पोजिशनल एनकोडिंग। अगेन ये क्या करता होगा,
यस, क्या करता होगा? पोजीशन पोजीशन वेक्टर ऐड करना। यस, सेम वे में फर्स्ट पोजीशन का वेक्टर फर्स्ट वर्ड में, सेकंड पोजीशन का सेकंड इसमें, जैसे प्रीवियसली हो रहा था सेम वे में होता है। तो इसको ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है कि क्या हो रहा है। जस्ट मैं यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, बट क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? आउटपुट एम्बेडिंग एंड पोजीशनल एन्कोडिंग में यहाँ तक क्लियर है ये? ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे आउटपुट एम्बेडिंग। तो आउटपुट एम्बेडिंग में हम क्या करेंगे? वेक्टर बिल्ड करेंगे। आउटपुट एम्बेडिंग, आउटपुट एम्बेडिंग में क्या है, हम सिर्फ कुछ वेक्टर ले लेते हैं। जैसे यस को यस का वेक्टर हम सिर्फ यस बोलेंगे, देन हम का वेक्टर होगा एच, ट्रांसफार्मर का टी, सी का ओके दो दो आ रहे तो सी का एस आई लेते हैं, रहेगा आर रहेगा, देन फाइव फाइव का एच ए लेते हैं एंड यू एस का ई लेंगे। तो ये क्या है? दीज आर वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स मिले। देन पोजिशनल एनकोडिंग क्या होते हैं? ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जैसे हो रहा था ना सेम वे में होगा। जैसे क्या होगा, ये आपके वेक्टर लेंगे p1 एंड देन क्या करेंगे, यस में यस प्लस p1, P1 h प्लस p2, देन t प्लस p3, si प्लस p4, r प्लस p5, ha प्लस p6, e प्लस p7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देन नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कौन सी है? तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, ये क्या था? आउटपुट एम्बेडिंग एंड देन उसके नीचे पोजिशनल एनकोडिंग। ऑलराइट, ये हो गया। सो अभी इतना आपका डिकोडर का इनपुट पार्ट स्टार्ट हुआ एंड यहाँ से आपका एक्चुअल में डिकोडर स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो डिकोडर में सबसे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, नाम दिख रहा है, क्या है? मास्क मल्टीहेड मास्क मल्टी हेड अटेंशन। तो ये तो आपको पता है, व्हाट इज दिस मल्टी हेड अटेंशन, क्या होता है एंड व्हाई वी यूज इट? यस, हमने अभी तक बहुत बार किया है कैलकुलेट मल्टी हेड अटेंशन टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज, राइट? एंड यहाँ पे ये जो इनपुट आ रहा है इसमें 3 एरोस क्यों है? क्वेरी की क्वेरी की वैल्यू एंड ये मल्टी हेड अटेंशन तो हमें पता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, इट इज मास्क। ये मास्क क्या है, बस आपको यही समझना है। मल्टी हेड अटेंशन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है? तो हमें मास्क क्या है ये समझ लेते हैं एंड मास्क मल्टी हेड अटेंशन समझेंगे। एंड ये हम किस लिए देख रहे हैं अभी तक? ओनली फॉर ट्रेनिंग, राइट? हमने अभी इन्फ्रेंस पे नहीं देखा है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए देख रहे हैं। तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपके पास डेटा अवेलेबल है क्या? सारा का सारा, ठीक है? तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? पहले जस्ट आपका अटेंशन एंड मल्टी हेड अटेंशन की स्टेप्स लिख लेते हैं। क्या ये में की स्टेप्स क्या है मल्टी हेड अटेंशन की? पहले ये जो आपका सेंटेंस है ये वाले ले लेते हैं, ठीक है? ये आपका वेक्टर्स है, ये आपके वेक्टर्स। यस यस, हम ट्रांसफॉर्म सीख रहे हैं, ये वेक्टर्स है, इनको हमने क्वेरी की वैल्यू में स्प्लिट किया। देन नेक्स्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन क्वेरी एंड की, इससे आपको मिलेगा जो भी आपका स्कोर है। स्कोर को स्क्वायर रूट ऑफ डी से डिवाइड करेंगे, स्केल करेंगे, देन शॉर्टमैक्स से पी मिलेगा एंड पी इनटू बी आउटपुट मिलेगा। तो अगर कंसीडर आपको सिर्फ इस हम वर्ड का निकालना है, ये जो आउटपुट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे y ऑफ हम। तो क्या आएगा? यस, ऐसे आएगा क्या? p1 इंटू v ऑफ यस ओ यस प्लस p2 इंटू क्या आएगा? v ऑफ हम ठीक है, प्लस p3 इंटू v ऑफ ट्रांसफॉर्मर, p4 इंटू v ऑफ सीक रहे है एंड प्लस p7 इंटू v ऑफ यूएस। ये ऐसे ही मिल रहा है हमका, करेक्ट है ये? ठीक है, तो
स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में हम जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम स्टेप वाइज प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे है t इक्वल टू 1, तो हमने यस वेस पास किया, आपके मॉडल ने हम प्रिडिक्ट किया है। एंड अभी हम यहाँ पे हैं, तो इनपुट में क्या पास किया आपने, यस वेस हम, बट बिकॉज आपके लेवल्स अवेलेबल है, आपने क्या किया, हम का जो वेक्टर आ रहा है ये सारा वेक्टर कैलकुलेट किया। तो जो ये हम का वेक्टर बन रहा है उसमें ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ रही है क्या, कि नेक्स्ट वर्ड ट्रांसफॉर्मर होगा, ट्रांसफॉर्मर की इंफॉर्मेशन भी इसमें हम में आ रही है क्या, यस, राइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेटा लीक हो रहा है, क्योंकि अगर इसको ऑलरेडी पता है कि नेक्स्ट वर्ड ट्रांसफॉर्मर होगा, तो ये उतने अच्छे तरीके से कुछ लर्न करेगा, नो। कंसिडर इस एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या करते हैं, आई आई ठीक है, आई स्पीक मराठी बिकॉज आई born in, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, क्या आना चाहिए आंसर, महाराष्ट्र। हाँ, आंसर शुड बी महाराष्ट्र, ठीक है। अभी आपको आंसर पता, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको आंसर पता होगा। तो कंसीडर जब आप क्या कर रहे हैं, इस किसी भी वर्ड का, इस मराठी का जो मीनिंग है वो कैप्चर कर रहे हैं, एंड उसने आपने क्या किया, ये जो मीनिंग कैप्चर करते टाइम उसमें महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दी। तो अभी इसमें ऑलरेडी महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन है क्या, तो ये फिल इन द ब्लैंक क्या होगा, मॉडल को पता चल गया, यस, समझ में आ रहा है ना। अगर हमने मराठी का जो आपका अटेंशन कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, उसमें आई की इंफॉर्मेशन ऐड की, स्पीक की, मराठी की बिकॉज आई बॉर्न इन की, एंड महाराष्ट्र की भी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर दी इसने, या फिर किसी एक दूसरे वर्ड में, तो क्या होगा, ये ऑलरेडी महाराष्ट्र के वर्ड इन सारे वर्ड में प्रेजेंट है। तो इससे ये प्रिडिक्ट करने के लिए आपके मॉडल को कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, इससे वो इजीली यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकता है। ये समझ में आ रहा है। तो आपके मॉडल को जो आंसर देना था वो आंसर आपके मॉडल ने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, यस, यस सर। ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे, तो आपको मल्टी हेड अटेंशन करना है, बट मल्टी हेड को हम क्या कर रहे हैं, मास्किंग करते हैं। व्हाट यू मीन बाय मास्किंग, जो भी आपके फ्यूचर के वर्ड्स हैं, व्हाट आर फ्यूचर वर्ड, जैसे हम के लिए फ्यूचर के वर्ड कौन से हैं, ट्रांसफार्मर। सीख रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो जब आप हम का वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करते हैं, फ्यूचर का कोई भी वर्ड यूज नहीं करोगे, सिर्फ इतने से ही क्या होगा, हम का वेक्टर कैलकुलेट, अटेंशन कैलकुलेट करोगे। एंड इसी को हम बोलते हैं मास्किंग, क्योंकि ये जो फ्यूचर वर्ड्स है हमने उनको मास्क कर दिया है। यही होता है मास्क मल्टी अटेंशन, समझ में आ रहा है क्या। तो इसके आगे की सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, प्लस सिंपली ये जो भी था आगे का उसको हम क्या करेंगे, वी रिप्लेस दैट विथ मास्क। मतलब ये इंफॉर्मेशन अभी लीक होगी क्या फ्यूचर की, नो। समझ में आ रहा है मास्क मल्टी अटेंशन क्या है एंड क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, यस, क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, व्हाई, ये क्यों कर रहे हैं हम, टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करने के लिए, फ्यूचर इंफॉर्मेशन गेटिंग लीक, ठीक है, फ्यूचर इंफॉर्मेशन लीक, ठीक है। उसके हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल कैलकुलेटिंग अटेंशन क्या करेंगे, मास्क फ्यूचर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो जब आपको रहे का कैलकुलेट करना है, तो रहे का अटेंशन कैलकुलेट करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज करेंगे हम, हम ट्रांसफार्मर सीख रहे यस, ईओएस। ट्रांसफॉर्मर सीख रहे, ये सिर्फ है एंड यूएस नहीं होगा। ये क्लियर है क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स क्लियर है क्या। सो मास्क मल्टी अटेंशन, सो ये क्या है, जैसे हमने मल्टी अटेंशन देखा था सेम है, बट सिंपली यहाँ पे आपका मेन पर्पस क्या है, प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट वर्ड। एंड उसी नेक्स्ट वर्ड को हम अगर पहले से उसको दिखा रहे हैं तो क्या होगा, वो कुछ भी लर्न नहीं करेगा न्यू थिंग। टू अवॉइड दिस हमने क्या किया है, जो फ्यूचर टोकन्स है उनको मास्क कर दिया है, इसी को हम बोलते हैं मास्क मल्टी अटेंशन। तो ये मास्क मल्टी अटेंशन क्लियर है,
ऑलराइट, देन सेम उसके बाद ऐड एनम, क्या करता होगा ऐड एनम, यहाँ से सर वो मास्क कर रहे हैं ना अपन, हाँ हाँ मतलब क्या वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हैं या फिर उसको यस, दे ही नहीं रहे, कर रहे उसको हैं? जीरो कर देंगे। जो भी आगे की इंफॉर्मेशन है ना, जो आने वाला था P1 इंटू जो भी V आता है उसको जीरो कर देंगे आगे के टोकन का। तो वेक्टर साइज तो सेम ही रहेगा राइट? हाँ, वेक्टर साइज सेम रहेगा, जब उसको जीरो से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, आगे की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है। ठीक है ओके। ऑलराइट, तो ऐड एनम होगा, ऐड एनम मतलब क्या होता होगा, यस क्लियर नॉर्मलाइजेशन एंड प्रीवियस जो इनपुट है उसको हम ऐड कर देंगे। एग्जैक्टली, जो इसका मास मल्टीप्लिकेशन से पहले जो इनपुट था उसके आउटपुट में ऐड करेंगे लेयर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है। देन आफ्टर दैट अगेन यहाँ पे कुछ दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ये भी फेमिलियर है, क्या ये, मल्टी हेड अटेंशन, ठीक है। तो अभी अभी मल्टी हेड अटेंशन देखा था, वन मोर मल्टी हेड अटेंशन, ये क्यों कर रहे हैं हम, तो इसमें थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस मल्टी हेड पे फोकस करते हैं, ये एनकोडर के, ठीक है, एनकोडर के मल्टी हेड में क्या हो रहा है, यहाँ से आपके तीनों एरो आ रहे हैं, राइट, इवन यहाँ पे मास मल्टी हेड अटेंशन में क्या हो रहा है, यहीं से तीनों एरो आ रहे हैं, बट इसमें अगर चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, दो एरो इस साइड से आ रहे हैं, एक एरो यहाँ से आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्या लगता है, क्रॉस अटेंशन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली राइट। सो ये वाला एंड ये वाला कौन सा है, सेल्फ अटेंशन, अटेंशन। बट ये क्या है, इट इज क्रॉस अटेंशन, ठीक है। एंड क्रॉस अटेंशन में क्या होता है कि एक सेंटेंस से आती है एंड देन सॉरी क्वेरी एक सेंटेंस से आती है, की एंड वैल्यू दूसरे सेंटेंस से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेरी कहाँ से आ रही है, जो आपका हिंदी सीक्वेंस है या फिर जो डिकोडर है, एंड की एंड वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो आपका इंग्लिश सीक्वेंस है या फिर जो आपका एनकोडर का वेक्टर है। ये समझ में आ रहा है क्या, दिस वन मल्टी अटेंशन, ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं मल्टी हेड अटेंशन, बट ये कौन सा है, क्रॉस वाला। एंड दिस इज ठीक है। देन यहाँ पे क्वेरी कहाँ से आ रही है, क्वेरी फ्रॉम डिकोडर, डिकोडर में क्या है, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है, एंड देन की एंड वैल्यू फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज या फिर एनकोडर, इतना ही है, बाकी सारी स्टेप क्वेरी का की का डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलिंग होगी, देन जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उनका वैल्यूज के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑल द वेज ऑल थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो आपका टारगेट लैंग्वेज है उस टारगेट लैंग्वेज को प्रिडिक्ट करने के लिए जो एनकोडर का सीक्वेंस है वो देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, क्रॉस अटेंशन, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें, क्रॉस अटेंशन है, ठीक है, क्लियर है ये। तो यहाँ तक, एंड अगेन यहाँ पे ऐड एंड ऑन सेम वे में, जो इसका आउटपुट था यहाँ से इनपुट में ऐड करेंगे, लेयर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ तक ये वाला पार्ट क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट है। देन आफ्टर दैट फीड फॉरवर्ड, व्हाट इज दिस फीड फॉरवर्ड, सेम चीजें, जो कुछ आपका कैप्चर नहीं हुआ है यहाँ पे जो था सेम वे में, जो आपका कुछ नॉन लीनियर इन्फॉर्मेशन कैप्चर नहीं है, कैप्चर करने का ट्राई करेगा, डेंस लेयर है विथ कौन सा एक्टिवेशन, रेलवे एक्टिवेशन, एंड अगेन यहाँ पे ऐड एंड ऑन है, ये भी क्या करेगा, जो फीड फॉरवर्ड में इनपुट था उसके आउटपुट में ऐड करेगा, उसको नॉर्मलाइज करेगा, इतना ही है। तो यहाँ पे जो डिकोडर का ये वाला पार्ट है कंप्लीट, ये क्लियर है अभी, इसमें किसी को डाउट, ऑल क्लियर, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दिस इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज क्या है ये, लीनियर एंड शॉर्ट मैक्स। तो ये लीनियर शॉर्ट मैक्स क्या है वो देखेंगे, तो हमने देखा था शॉर्ट मैक्स हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे मल्टी क्लास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा, एंड शॉर्ट मैक्स आपको आउटपुट में क्या देता है, प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर
लॉजिकली देखा जाए तो ये डिकोडर का मेन टास्क क्या था, जैसे यहाँ पे हमने एसओएस हम ये इनपुट पास किया है, तो हम आउटपुट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एसओएस हम के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वर्ड है, ठीक है, उन बहुत सारे वर्ड को हम बोलेंगे वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी में जितने वर्ड्स हैं, उन वोकैबुलरी में से उनमें से एक वर्ड को आपको एज अ नेक्स्ट वर्ड उस वर्ड की प्रोबेबिलिटी देनी है। उनमें से मतलब वोकैबुलरी में कैसे 10,000 वर्ड है, तो आउट ऑफ दोस 10,000 वर्ड नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, ये आपके मॉडल को प्रेडिक्ट करना है, यहाँ पे बोल सकते हैं। यस, तो इसीलिए ये शॉर्ट मैक्स है। शॉर्ट मैक्स क्या कर रहा है, वोकैबुलरी में जितने भी वर्ड्स हैं हर एक वर्ड के लिए वो प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है। वोकैबुलरी में कंसीडर फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी, नेक्स्ट वर्ड होने की, सेकंड वर्ड की कितनी, थर्ड वर्ड की कितनी, एंड आउट ऑफ ऑल दिस कौन सा वर्ड हम एज अ नेक्स्ट वर्ड कंसीडर करेंगे, The word with highest probability. विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो यही हो रहा है यहाँ पे शॉर्ट मैक्स में। तो मे भी आपको लग सकता है लीनियर क्या है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, जब हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं, आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। रिग्रेशन के लिए सिंगल न्यूरॉन होता है। मल्टी क्लास के लिए क्लासेस जितने नंबर ऑफ क्लासेस है उतने न्यूरॉन्स होंगे। तो ये लीनियर लेयर क्या है, बेसिकली आपके पास जितने क्लासेस है उतने न्यूरॉन्स है, इसमें उतने लॉजिक्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने क्लासेस है, क्या लगता है, number of words in the vocabulary. एग्जैक्टली आपने आपकी जितनी वोकैबुलरी है उतने आपके क्लासेस है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लीनियर लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे, यहाँ पे जितने आपके वोकैबुलरी में यूनिक टोकन्स है, एंड उससे अगेन जो भी लॉजिक्स आएगा उसको शॉर्टनेस में देंगे, शॉर्टनेस क्या करेगा, हर एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी देगा। देन आउट ऑफ ऑल वर्ड जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो हम क्या करेंगे, एज अ नेक्स्ट वर्ड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने एसओएस हम पास किया था तो सब वर्ड सारे वर्ड के लिए प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बट ट्रांसफॉर्मर वर्ड की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, इसलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट वर्ड हमारा ट्रांसफॉर्मर चूज किया। देन ये प्रोसेस हमने रिपीट किया। समझ में आ रहा है। सो लीनियर एंड शॉर्टनेस का मेन रोल क्या है, नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लीनियर एंड शॉर्टनेस। तो लीनियर एंड शॉर्टनेस क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखते हैं गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच टोकन इन वोकैब। किस बात की प्रोबेबिलिटी है, ऑफ बीइंग नेक्स्ट वर्ड होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एंड देन आउट ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटी हम नेक्स्ट वर्ड कैसे चूज करेंगे, टोकन विथ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इज द नेक्स्ट वर्ड। ये समझ में आ रहा है क्या, एंड इसी तरीके से क्या होगा, ये सारी प्रोसेस रिपीट होगी। कब तक चलती रहेगी, जैसे यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में हमने एसओएस पास किया, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं एसओएस पास किया, देन ये सारी स्टेप्स होगी, ये मल्टी मास मल्टी अटेंशन ये सब कुछ होगा। देन नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करेगा, एसओएस के बाद किसने क्या प्रेडिक्ट किया, हम, ठीक है। तो इनपुट में क्या पास करेंगे, एसओएस हम, तो ये सारी प्रोसेस होगी। देन ये आउटपुट में क्या देगा, ट्रांसफॉर्मर। तो आगे हम क्या करेंगे, एसओएस हम ट्रांसफॉर्मर यहाँ से एज ए इनपुट पास करेंगे। देन होल प्रोसेस होगी, आउटपुट में क्या देगा, सीख, राइट। देन आगे क्या करेंगे, एसओएस हम ट्रांसफॉर्मर सीख, सारी प्रोसेस होगी, देन ये रहे देगा। तो ये ऐसे कब तक चलता रहेगा ये लूप, जब तक आउटपुट में आपको ईओएस नहीं, जैसे ही ईओएस मिल गया ये जनरेशन स्टॉप हो जाएगा, एंड जो भी उसने प्रेडिक्ट किया था वो आपका फाइनल एज आउटपुट शो होगा, जो आपने इनपुट दिया था उसका ट्रांसलेशन आपको मिल गया। तो ये होल आर्किटेक्चर क्लियर है क्या, जो भी हमने देखा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें किसी को डाउट, सॉफ्टमैक्स का तो क्लियर हो रहा है, वो लीनियर का एक बार सोचें टाइम। यस ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हमने देखा था आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स चाहिए, जितने आपके पास क्लासेस है, ठीक है। तो कंसिडर
ये वही न्यूरॉन है। हम डायरेक्टली शॉर्टकट्स नहीं लगा सकते, आपको शॉर्टकट्स में कुछ इनपुट देना पड़ेगा, एंड उस इनपुट्स को हम क्या बोल रहे थे, इवन हमने अटेंशन के इसमें भी देखा था, लॉजिक्स। लॉजिक्स राइट। तो लॉजिक्स कितने चाहिए, जितनी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको 10,000 प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कितने लॉजिक्स चाहिए, 10,000। तो हो सकता है यहाँ पे आपने कितने वर्ड पास किए थे, मे बी 3 4, तो उनको आपको क्या करना है, 10,000 लॉजिक्स में कन्वर्ट करना है उसके लिए। या फिर अभी ऐसे कंसिडर कीजिए, आपकी एक हिडन लेयर है, ठीक है। हिडन लेयर में, इस हिडन लेयर में आपने 20 न्यूरॉन्स रखे हैं, बट आपको क्लासेस प्रिडिक्ट करने के लिए आउटपुट लेयर में 3 अगर क्लासेस है तो आउटपुट लेयर में 3 ही न्यूरॉन चाहिए क्या, यस। तो इस हिडन लेयर में जो 20 आउटपुट था, उस 20 आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, 3 आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस आउटपुट लेयर के न्यूरॉन। समझ में आ रहा है। तो सेम वे में यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने आपके क्लासेस है, जितने आपके नंबर ऑफ वोकैबुलरी है, उतने न्यूरॉन्स हम दे रहे हैं, सो दैट उतनी प्रोबेबिलिटीज मिल सके, यस। सर वो तो मतलब फीड फॉरवर्ड में हम नंबर ऑफ न्यूरॉन सेट भी कर सकते हैं। यस, मतलब हम कर सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए, लीनियरिटी कैप्चर करने के लिए कंसीडर हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा या कम न्यूरॉन्स चाहिए, तो हम वो आउटपुट लेयर के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं क्या, तो ये हिडन लेयर है एंड ये आउटपुट लेयर है, ऐसे कंसीडर कीजिए। तो आपके उस लेयर में भी, मतलब न्यूरल नेटवर्क में भी हम ऐसे कर सकते थे, हिडन लेयर में ही उतने न्यूरॉन रखना, तो स्पेसिफिकली आउटपुट लेयर करने की क्या जरूरत है, आउटपुट लेयर में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सो दैट हिडन लेयर में डिफरेंट फीचर कैप्चर हो एंड आउटपुट लेयर से आपका आउटपुट प्रिडिक्ट हो। सर इस लेयर में भी क्या एक्टिवेशन फंक्शन काम करेगा, मतलब इस लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन ही शॉर्टमैक्स है, ओके ठीक है। तो वही करते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, आपके 5 न्यूरॉन्स होते हैं, उन 5 न्यूरॉन्स में एक्टिवेशन शॉर्टमैक्स देते हैं, राइट। तो सेम है, तो ये दोनों एक ही है एक्चुअली, ये आपका न्यूरॉन प्लस उसका एक्टिवेशन है जस्ट, यस। एक और डाउट आता है, एक और डाउट यहाँ से बनता है कि जैसे आउटपुट हमारा यहाँ से आया, फिर वही इनपुट बन जाता है, तो स्टार्टिंग में हम ओनली एसओएस पास करते हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम पर ही केवल मास्क मल्टी एक्सटेंशन काम करता है, इसके बाद मास्किंग का काम तो हट जाता है। हाँ, तो ये इनफरेंस के टाइम पे हट जाएगा, राइट, क्योंकि अभी आपको लेवल पता नहीं है, बट जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको लेवल पता है क्या, आउटपुट क्या होगा, क्योंकि आपको टीचर फोर्सिंग करनी थी, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट भी आपको चेक करना होगा करेक्ट है या नहीं। तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको आउटपुट पता है क्या, नेक्स्ट क्या आने वाला है, समझ में आ रहा है। जैसे तो इनफरेंस के टाइम पे ये मास्किंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको स्पेसिफिकली कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फ्यूचर के वर्ड पता ही नहीं है। बट ट्रेनिंग के टाइम पे क्या है, आपको फ्यूचर वर्ड्स पता है, तो उनको हम मास्क कर रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है। एनीथिंग एल्स। सर जैसे अपन ने अभी जो एग्जांपल लिया है उसमें नंबर ऑफ टोकन्स 5 थे, उसमें ये ईओएस और एसओएस मिला के 7 होते हैं सर, तो इसके आउटपुट में कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रहेंगे सॉफ्टमैक्स के आउटपुट में, आउटपुट लेयर में। तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन हमें कितने टोकन प्रिडिक्ट करने हैं, कंसीडर हमें यहाँ पे 7 टोकन्स प्रिडिक्ट करने थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। तो हमें कंप्लेंट क्लासिफिकेशन करना था, तो कंप्लेंट क्लासिफिकेशन के लिए आपके पास 3 कंप्लेंट्स हैं, तो 3 कंप्लेंट्स को जब हम आपके मॉडल में पास कर रहे हैं, तो आपके आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन होने चाहिए, जितने कंप्लेंट है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, या फिर आपके पास जितने क्लासेस है उसके अकॉर्डिंगली न्यूरॉन्स रहेंगे, जितने क्लासेस है, जितने क्लासेस है। तो यहाँ पे इवन आपको 7 वर्ड प्रिडिक्ट करने थे या फिर 5 वर्ड प्रिडिक्ट करने थे, क्लासेस कितनी होनी चाहिए आपके पास, आउट ऑफ कितनी क्लासेस है टोटल, जितनी वो कैप साइज है। तो ये क्या होगा, ऑलवेज आपको 7 वर्ड प्रिडिक्ट करने हो, 10 वर्ड प्रिडिक्ट करने हो, या 100 वर्ड प्रिडिक्ट करने हो, इसमें कितने न्यूरॉन्स रहेंगे, ऑलवेज यूनिक नंबर ऑफ टोकन्स, एग्जैक्टली, जो आपकी वो कैप साइज है, दैट इज यूनिक नंबर ऑफ टोकन्स, ओके गॉट। ठीक है। क्लियर है एवरीथिंग नाउ, यस बोलिए। सर हम ये एडवांस अटेंशन भी देखने वाले क्या, ये एमक्यूए जीक्यू जो सिलेबस में मेंशन है। यस यस यस, देखने वाले हैं, आएगा वो भी। पहले ये जो हमने देखा आर्किटेक्चर, पहले ये क्लियर है क्या, सर यहाँ पे भी यस बोलिए। सर मल्टी हेड अटेंशन के ऐड एंड नॉर्म लेयर में सिर्फ क्वेरी वेक्टर क्यों जा रहा है उसमें,
उसके रेसिड्यूल में की एंड वैल्यू वेक्टर भी जाना चाहिए डिकोडर में। हाँ राइट राइट। तो हमने जो आउटपुट बिल्ड किया है, यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलने वाला है, वो की या फिर वैल्यू के लिए मिल रहा है क्या? ओनली क्वेरी के लिए ही मिल रहा है। एप्पल के क्वेरी के लिए हम उसका वेक्टर बिल्ड कर रहे थे, राइट राइट। तो इसमें क्या जाना है, जो आउटपुट मिलेगा उसका इनपुट ऐड करना है। तो जैसे हमें हमने अटेंशन के टाइम पे देखा था, जब आपको एप्पल का मीनिंग कैलकुलेट करना है तो एप्पल की क्या ले रहे थे हम? क्वेरी, राइट। तो एप्पल के क्वेरी से हमने एप्पल का आउटपुट बिल्ड किया है। तो यहाँ पे वैसे हो रहा है, क्वेरी से आउटपुट मिला है, राइट। तो जिससे आउटपुट मिला है वही इनपुट हम ऐड करेंगे। ऑलराइट, यस ठीक है। यस गणेश, आप कुछ बोल रहे थे? सर वो यन क्या है सर, यन क्या रिप्रेजेंट करता है इधर? हाँ हाँ, तो यहाँ पे यन यन ये यन बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो चीजें हमने सिर्फ सिंगल टाइम देखी है, तो ये भी जैसे मल्टी अटेंशन होता है ना, तो यहाँ पे इसके आगे इसका डायरेक्टली यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही एनकोडर के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, इवन डिकोडर के भी मल्टीपल स्टेप होते हैं, वो यन है, ठीक है। ऑलराइट, Sir, transformer is the architecture of deep learning, right? राइट और राइट, यस। क्योंकि यहाँ पे एवरीवेयर वेट है, यहाँ पे फीड फॉरवर्ड लेयर है, न्यूरल है, वेट वगैरह अपडेट हो रहा है, न्यूरल नेटवर्क की तरह हो रहा है। सो इट इज पार्ट ऑफ डीप लर्निंग हम बोल सकते हैं। तो जैसे आपके पास आरएनएन था, एलएसटीएम था, जीआरयू था, उसके बाद का एक और आर्किटेक्चर बोल सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है। और एक्सप्लेन करते टाइम थोड़ा आरएनएन और वो भी थोड़ा मेंशन करेंगे और उसके बाद दे एक्सप्लेन करेंगे, सो दे विल Yes. अंडरस्टैंड कि हमें Yes. इसके भी पता है। ओके, ठीक है, ऑल क्लियर ना? सब कुछ क्लियर? अगेन हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको रिवाइज करके आना है। जैसे मैंने कहा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इन जीएनए, राइट। किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको इसके ऊपर डेफिनेटली होगा, इसीलिए इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करके आना है। एंड ट्रांसफॉर्मर की जो असाइनमेंट है वो भी मैं आज इवनिंग में अपलोड कर देता हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस वीकेंड में आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट थिंग क्या थी, प्रोजेक्ट, राइट। प्रोजेक्ट में क्या करना है, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन करना है। मॉडल में बेस्ट F1 स्कोर जो भी आ रहा है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा के ऊपर, ये जो एक्सेल शीट है आपके एक्स्ट्रा नोट्स के फोल्डर में, उसमें अपडेट करना है। फर्स्ट थिंग प्रोजेक्ट हो गया। सेकंड थिंग क्या है, आपका मतलब आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कितने प्रोजेक्ट लगाने हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आपके मॉक ग्रुप के साथ, यू कैन कनेक्ट विद मी। सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को रिवाइज करना है, ठीक है। अगेन हम मंडे को एंड टू एंड ये जो भी हमने देखा है, जैसे हमने अटेंशन के साथ देखा था वन नोट में, सेम वे में इनपुट से लेकर आउटपुट तक कैसे हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। ऑलराइट, ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? सो मेरा थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लाइक एलएलएम के बैकएंड में ट्रांसफॉर्मर ही वर्क करता है, राइट? राइट। तो जितने भी आप मॉडर्न मॉडल देखोगे, बर्ड, जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, वो सारे इसी आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड है। जस्ट उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स नहीं होते, कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है कैसे है वो भी हम देखेंगे, ठीक है।